नमस्कार। आज पुनः आपके सामने हम एक नए टॉपिक के साथ जो संसद की कार्यवाहियां जब चलाई जाती हैं या चलती हैं तो उसमें कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसी की सीरीज आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हम बता दें आपको कि सबसे पहले अगर इसका परिचय के रूप में देखें तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद की सत्र जब शुरू होता है, प्रथम सत्र वर्ष में जब प्रथम सत्र शुरू होता है तब, और जब नई सरकार लोकसभा का जो आम चुनाव होता है वो आम चुनाव होने के पश्चात जब नई सरकार का गठन होता है और उसका जो प्रथम सत्र होता है उस प्रथम सत्र में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति के जब अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति अभिभाषण दोनों सदनों को सम्मिलित रूप में या समवेत रूप में भाषण देता है, अभिभाषण देता है। देखिए, मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तय किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कह लें कि राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी अभिभाषण नहीं देता है, वो उसके अभिभाषण को तैयार करने का काम पूरी तरह से मंत्री परिषद के द्वारा ही की जाती है या सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सरकार जब उसके अभिभाषण को तैयार करके उस राष्ट्रपति महोदय को सौंप देती है तो राष्ट्रपति महोदय जब जिस दिन डेट तय की जाती है कि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में जाते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में जब वो पहुंचते हैं तो उनके संसद के मुख्य द्वार पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अर्थात स्पीकर, राज्यसभा सभापति होते हैं और दोनों सदनों के महासचिव होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। ये लोग उनकी अगवानी करते हैं। अगवानी करने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय संसद के केंद्रीय कक्ष में पहुंचते हैं तो जो वहां पे मार्शल होते हैं, मार्शल के द्वारा इनके राष्ट्रपति महोदय के आगमन की सूचना संसद के सभी सदस्यों को दी जाती है। तत्पश्चात ये कार्यक्रम शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण का। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति जो संभावित कार्य हैं अगले वर्ष में या जो पिछले वर्ष हुए हैं उसके बारे में भी वो बताता है, जो है सरकार के द्वारा किए गए कार्य, और अगले वर्ष जो अगले बजट सत्र में, चूंकि ये बजट सत्र का पहला सत्र ही माना जाता है बजट सत्र और सबसे लंबा सत्र भी है, तो बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होना स्वाभाविक सी बात है। तो वो जो आगे क्या काम करेंगे, आगे क्या नीतियां हैं, उनकी विदेश नीतियां क्या हैं, उनकी आंतरिक नीतियां क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, वो किस प्रकार से संचालित होंगी, इसके बारे में भी बताएंगे और साथ में पिछले वाला हिसाब भी देंगे कि जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, मान लीजिए उज्ज्वला योजना चलाई गई, आपके किसान की आय दोगुना करने की योजना चलाई गई, चाहे फिर वो कह लें अगर हम इसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान योजना चलाई गई, इसके अलावा अगर कह लें कौशल विकास योजना चलाई गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चाहे स्वच्छता योजना हो, इन सभी योजनाओं के बारे में वो राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पर इनकी उपलब्धियों को गिनवाता है एक तरह से एक क्रम में, ठीक है। तो जब ये बात गिनवाने की चलती रहती है तो दोनों सदनों का समवेत भाषण वही कहा जाता है कि ये समवेत अभिभाषण हो गया। देखिए, अब उसके बाद जब अभिभाषण हो जाता है तो उस अभिभाषण होने के पश्चात जो सदन होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन क्या करती हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में के उपलक्ष्य में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव इसलिए कि राष्ट्रपति महोदय आप हमारे यहाँ आए और आपने अभिभाषण दिया, उस संबंध में जो है धन्यवाद प्रस्ताव वो पारित करते हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। जब यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो माना जाता है कि सरकार जो है इस समय पूर्ण बहुमत में है और किसी भी प्रकार से कोई सरकार में तकनीकी खामी नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। ये कई बार हो चुका है इतिहास में, हालांकि जहां जो है फुल मेजोरिटी होती है अर्थात कह लें पूर्ण बहुमत होती है, वहां ये सब चीजें होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जहां उतनी मेजोरिटी नहीं होती है, उतनी बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार नहीं होती है, वहां पर ये दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ता है। उस समय क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव में
संशोधन प्रस्ताव की बात कुछ विपक्ष के लोग करते हैं। हालांकि जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो सत्ता पक्ष के लोग लाते हैं। सत्ता पक्ष का कोई वरिष्ठ जो है एक तरह से सांसद होगा, वो प्रस्ताव को रखेगा कि महोदय ने जो बात कही वो सत्य है और सही है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर वही चीज अगर विपक्ष को वही चीज नहीं ठीक लगती है तो संशोधन प्रस्ताव लाता है। हालांकि संशोधन प्रस्ताव को पारित नहीं हो पाता है क्योंकि सांसदों की संख्या, विपक्ष के सांसदों की संख्या उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो पारित करवा ले जाएं, फिर भी वो लाते हैं क्योंकि उनको लाने से सरकार पर दबाव भी बनता है और एक तरह से देखने में आता है कि सरकार की नीतियां जो है पूरी तरह से सफल नहीं है। तो आज इन्हीं सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए, हमने आपको काफी कुछ बता दिया, थोड़ा लिख करके समझते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। अब अगर हम इसके बारे में सबसे पहले ये जानें कि ये संसद के किस नियम में है, तो संसद का एक चलता है अनुच्छेद। देखिए, ये नहीं है, इससे मतलब संसदीय नियम से अलग है ये, ठीक है। तो हम जो बोल रहे हैं वो संसदीय अधिनियम बोल रहे हैं, ठीक है। हम छोटा लिखते हैं संसदीय नियम। ये संसदीय नियम 17 के तहत जो है लाया जाता है, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज इसमें है कि दो अनुच्छेद काम करते हैं। दो अनुच्छेद कौन कौन से काम करते हैं? एक तो काम करता है अनुच्छेद 86 और एक काम करता है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 86 जो कहता है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति अलग अलग सदनों में अभिभाषण कर सकता है और दोनों सदनों में भी अभिभाषण कर सकता है। समझिएगा, एक है अनुच्छेद 86 में है कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, किसी एक सदन में भी कर सकता है। मैंने बताया किसी एक सदन में भी कर सकता है अभिभाषण, या एक सदन के अलावा भी वो चाहे तो दोनों सदनों को समावेत रूप से समावेत रूप से वो भाषण दे सकता है, अभिभाषण कर सकता है या दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज तो ये। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित है, अगर 86-87 आता है तो ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन आपका 87 जो यहां जो बात की जा रही है वो अनुच्छेद 87 की बात की जा रही है। किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद 87। देखिए 87 में क्या कहा गया है, इसमें भी दो बातें आपको समझ लेनी अच्छे से। जैसे इसमें आपने दो बातें समझा कि किसी एक सदन में भी दे सकता है, दोनों सदन में भी दे सकता है, वैसे यहां भी समझना है। सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि वर्ष जो लोकसभा का आम चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के प्रथम सत्र में, प्लस लिख लीजिएगा, लोकसभा के आम चुनाव के प्रथम सत्र में प्लस नए वर्ष के, मतलब वर्ष मतलब नए वर्ष के प्रथम सत्र में, ठीक है। तो दो बातें हैं, लोकसभा के आम चुनाव के प्रथम सत्र में और वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में जैसे ही होता है वैसे राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का समावेत रूप से अभिभाषण करता है, ठीक है। ये चीजें अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण करता है समावेत रूप से, मतलब एक साथ, ठीक। ये बातें हो गई। अब इसमें भी दो बातें हैं और इसमें भी दो बातें हैं, लेकिन हम जिस धन्यवाद प्रस्ताव की जो हम बात कर रहे हैं उसमें किस आर्टिकल की बात की गई, तो उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 87 की ही बात की जा रही है। ये हो गई इसकी बात। अब देखिए, जब ये तो हो गया प्रावधान। अब होता क्या है, ये तो हो गया मतलब संसद में क्या प्रावधान दिए गए हैं। अब इनकी जो है विषय वस्तु क्या है, कैसे कैसे होता है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो प्रावधान कह सकते हैं, चाहे आप विषय वस्तु कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है।
इसकी विषय वस्तु क्या क्या है। ठीक, प्रावधान या विषय वस्तु, ये तो नियम हो गए। नियम की किस नियम के तहत है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण देगा। एक चीज आपको यहां और जानने वाली बात है कि धन्यवाद प्रस्ताव शब्द का कोई जिक्र, इस शब्द का, धन्यवाद प्रस्ताव का, इस शब्द का जिक्र हम यहां लिख दे रहे हैं शब्द, इस शब्द का जिक्र जो है संविधान में नहीं किया गया है। इस शब्द का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखते हैं अभिभाषण, ठीक है, इसके अलावा आप इसकी विषय वस्तु को समझने की प्रयास करते हैं। इसकी विषय वस्तु में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज है कि ये लाता कौन है, तो ये सत्ता पक्ष के, मैंने पहले ही बताया आपको, एक लाइन में सब बताते गए हैं आपको, अब लिख लेते हैं। इसमें जो है सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष का कोई वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ सांसद, सत्ता पक्ष का कोई वरिष्ठ सांसद धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। कब लाता है ये, अब कब लाता है, तो लाता कब है, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है तब। कब लाता है ये, राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत लाते हैं। अब राष्ट्रपति का जो भाषण होता है या अभिभाषण होता है जो, ये अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का जो राजशाही तंत्र था, जो राजशाही था, वहां से ये नकल किया गया है, एक तरह से है, वहां से ये उठाया गया है। ठीक है, तो जब वहां पर सत्ता पक्ष के कोई वरिष्ठ सांसद जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे लेते हैं तब वो लाता है मोशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये धन्यवाद प्रस्ताव। अब इसमें होता क्या है, पहले तो राष्ट्रपति का अभिभाषण समझते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहले होता है कि मुख्य रूप से जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो इसमें आपको समझने वाली चीज है कि ये विशेष संबोधन कहा जाता है। इसे ही कहते हैं हम क्या, विशेष संबोधन। अब इस विशेष संबोधन में राष्ट्रपति करता क्या क्या है, राष्ट्रपति जो सरकार के द्वारा नई नीतियां लाई जानी है, ठीक है, अमूमन ये होता है, आपको पहले मैंने बता दिया कब आता है, तो लोकसभा के आम चुनाव के जस्ट पहली जो सत्र की बैठक होगी उसमें, और वर्ष के प्रथम सत्र की जो बैठक होगी उसमें। तो उस दौरान जब होगी बैठक तो अभिभाषण में वो करता क्या है, अभिभाषण में पहली चीज तो वो है, आपको याद रखनी होगी कि पहली चीज कि जो सरकार की आने वाली नीतियां हैं, जो सरकार की नीति जो है आने वाली है, आने वाली नीति है, उसके बारे में चर्चा करेगा वो, उसके बारे में सदन के समक्ष अपनी बात को बताएगा कि हमारी सरकार ने ये नीतियां सरकार लाना चाहती है, ये योजनाएं लाना चाहती हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चाहे वो देश के अंदर का हो, चाहे वो देश के बाहर का हो। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो पिछले वर्ष या एक वर्ष, पिछले या गत वर्ष आप लिख सकते हैं, गत वर्ष का भी आख्या एक तरह से प्रस्तुत करता है। आख्या क्या करता है, प्रस्तुत करता है गत वर्ष का। गत वर्ष में का मतलब है कि जैसे वह जो है, जो धन आपने, देखिए अब इसका अभिभाषण जब शुरू होता है तो उसी वर्ष, उसी समय जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो बजट सत्र के पहले ही हो जाता है। आप जानते हैं कि पहले बजट सत्र आता है, ये बजट सत्र, और बजट सत्र के पहले अगर यहां बजट सत्र होना हो तो यहां पहले वही हो जाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा। तो बजट सत्र के पहले ही पिछली साल का जितनी भी बजट पास की गई थी, उस बजट में किसानों ने क्या किया है उसके बारे में, और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं। जैसे रामनाथ कोविंद जी थे अगर, तो उन्होंने किसानों की आय दूना करने के संबंध में, उज्ज्वला योजना के संबंध में बहुत जो है अच्छे तरीके से बताया था।
इसके अलावा जो है जो अनुच्छेद और जो संविधान 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया था, उसकी बहुत सराहनीयता की तरह से वो बात किए थे। इसके अलावा आप जितने भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं, उन सरकार की योजनाओं के बारे में सरकार के जो भी मजबूत पक्ष हैं उसको रखने का प्रयास राष्ट्रपति करता है या सुनाता है पढ़ करके। चूंकि उसके पूरे अभिभाषण को सरकार के द्वारा ही लिखा जाता है, तो इसलिए वो सारी चीजें वो पढ़ के सुनाता है। बात यहां ध्यान रखने वाली ये है कि जब विपक्ष इस पे काउंटर करेगा तो वो राष्ट्रपति का नाम नहीं लेगा, वो हमेशा सरकार का नाम लेगा। विपक्ष जो है हमेशा सरकार का नाम लेगा कि सरकार की ये खामियां हैं, ये चीजें गलत हैं, ये योजनाएं गलत हैं या ये तरीका गलत है। वो कभी भी राष्ट्रपति को टारगेट नहीं करेगा, ये शर्त है उसमें। तो ये हो गया कि इस तरह से जो है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से वो नीतियों को, आने वाली नीतियों को और उसके बारे में क्या क्या वो बताता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जो है जब ये बोल देता है तो इसको मिटाते हैं हम। जब ये पूरी तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार की उपलब्धियां, यानी जो नीतियां जो चलाई गई, जो सरकार की नीतियां हैं जो आने वाली हैं और जो गत वर्ष आई थी, जो गत वर्ष चलाई गई थी या गत वर्ष जो संचालित की गई थी, संचालित हुई थी, ये दोनों के बारे में वो बताता है, इन नीतियों के बारे में भी, इन नीतियों के बारे में भी। तो स्वाभाविक सी बात है कई सांसद को ये नीतियां, किसी को और किसी को ये पिछला साल जो नीति चलाई गई थी वो उससे वो जो है सहमत नहीं होगा। क्या होगा? सहमत वो नहीं होगा और इससे सहमत नहीं रहा होगा, सहमत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब सहमत नहीं रहा होगा तो वो जो है अपनी बात सदन में रखने का प्रयास करेगा। ये सदन है, अब वो सदन में अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। जब सदन में अपनी बात रखने जाएगा तो सबसे पहले वो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उस पीठासीन अधिकारी से, अगर ये लोकसभा है तो स्पीकर से, और ये राज्यसभा है तो सभापति से, सभापति से और स्पीकर से क्या करेगा? अनुमति लेगा। ठीक, सदन में वो अपनी बात रखेगा जब इनकी नीतियों से सहमत नहीं होगा। भाई राष्ट्रपति जी बहुत अच्छी सी बात बताए, ठीक है, लेकिन सरकार ने ऐसे काम नहीं किया है, ये कमियां इस योजना में चल रही हैं, इस उज्ज्वला योजना में ये कमी चल रही है। ठीक है, अब इसके अलावा जो जीएसटी लाई गई है, जीएसटी जो चलाई है अब सरकार ने लाई है योजना, ये इसमें भी वही बहुत सारी कमियां हैं। तो इन कमियों को वो उजागर करने के लिए या उनको सदन में उसका अपना तर्क रखने के लिए जो विपक्ष होगा, वो विपक्ष जो है सत्ता की कमी को गिनाने का काम करेगा। हमेशा पक्ष जो होता है अपनी, इससे जो जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो जो पक्ष होता है वो क्या करता है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है, और जो विपक्ष होता है वो क्या करता है कि कमियां गिनवाता है। तो जितनी भी कमियां होंगी, जितनी भी इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, चाहे वो जो भी योजना चलाई गई हो, उन योजना को वो काउंटर करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेता है, और अगर लोकसभा का है तो स्पीकर से, राज्यसभा का है तो सभापति से, और अनुमति मिलने के बाद वो क्या करेगा? अपना काउंटर करेगा। किस तरह से करेगा ये उसको भी देखते हैं। अब होता क्या है कि जब वो इस तरह का काम करता है, जो विपक्ष के सांसद होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है क्या? धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्ताव। जैसे ये धन्यवाद प्रस्ताव है तो इसी को बोल देते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव में क्या हो गया? संशोधन प्रस्ताव। ठीक है, मतलब कि जो जो योजनाएं
ठीक है, जो जो नीतियां, ठीक है, और जो जो बात अन्य कोई चाहे जो भी बात हो वो तत्कालीन समय पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के द्वारा कही गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई हैं, उससे हम पूर्णतः सहमत नहीं हैं। तो सहमत नहीं है तो क्या करेंगे हम उसमें संशोधन प्रस्ताव लाएंगे कि आप अपनी बातों में संशोधन करें, या अपनी नीतियों में जो आप ला रहे हैं उसमें संशोधन करें, और आपने जो कहा उस अपने बात में कुछ संशोधन के उपरांत आप धन्यवाद प्रस्ताव पारित करा लीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव को पास होना जरूरी होता है दोनों सदनों में, क्योंकि इससे यह होता है कि सरकार की सारी नीतियां, सारी योजनाएं जो देश में संचालित करने में चलाई जा रही हैं वो सब ठीक ठाक है, सब सही हैं। अगर वो पास नहीं होता है और वो उस पर अटकलें लग जाती हैं तो ये समझ में आता है, ये कहा जा सकता है कि धन्यवाद प्रस्ताव जो है पारित नहीं हुआ। इसका मतलब जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, अर्थात जो सरकार ने अभिभाषण राष्ट्रपति को लिखकर दिया, जो पढ़ने के लिए पहुंचे सदन में, उससे सदन ही सहमत नहीं है। इसका मतलब देश की नीतियां ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए उसको पास होना जरूरी होता है। अब उसमें कुछ कमी अगर हो गई तो उसमें संशोधन करने का काम जो विपक्ष होता है। अब जो ये धन्यवाद प्रस्ताव है ये तो आपको बता दिया हमने कि पक्ष द्वारा लाया जाता है, पक्ष के किसी वरिष्ठ सांसद द्वारा, ठीक है। अब वही जो ये प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्ताव, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के किसी सांसद द्वारा, ठीक है, सांसद द्वारा लाया जाता है। और उसमें जो संशोधन करवाना होता है संशोधन होता है, उसके बाद जो है ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव कैसे पारित होता है, किस अनुच्छेद के तहत है। हमने संसदीय अधिनियम का भी प्रयोग किया था 17 में, अभी हमने बताया था, इसमें लिखा भी था शायद हमने पहले 17 में ये बात कही गई है। संसदीय अधिनियम, संसदीय नियम लिखें तो ठीक है, अधिनियम नहीं नियम, संसदीय नियम में ये बात कही गई है 17 में। इसके अलावा हमने 86 का भी बात किया, 87 की चर्चा की। ये सारी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, कब लाया जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें ठीक ढंग से समझ में आई होगी। अगर कोई समझने में समस्या होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, आप इंतजार करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।